नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है या फिर बीएससी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, क्योंकि बीए और बीएससी दोनों होम साइंस से आप कर सकते हैं। तो किसी भी में आपका एडमिशन हुआ, चाहे बीए में चाहे बीएससी में, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग प्रश्न पत्रों से निकाला है और ऐसे प्रश्नों को निकाला है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए पेपर्स के जो एक प्रकार से सॉल्यूशन है आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, मॉडल पेपर के माध्यम से। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही एक इफेक्टिव शैली में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट बेसिकली इसी के लिए जाना जाता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप एक दिन पहले परीक्षा के आते हैं, तो आप अगर वीडियोस को देखते हैं उसके बाद में आप परीक्षा देने जाते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल एकदम से हाई होता है और परीक्षा में आप अच्छा करके आते हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, वीडियोस देखा नहीं देखा, सिलेबस पता है नहीं पता, कुछ भी आपको नहीं पता, तो आप यह वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आप वीडियो को देखने से पहले आपका माइंडसेट क्या था परीक्षा को लेकर के, और वीडियो देखने के बाद में क्या माइंडसेट होता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पानी वानी पी के एकदम से बैठ जाइए, ठीक है, और उसके बाद में अंत तक क्लास को देखिए, अटेंड कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको पोषण के मूल तत्व और मानव विकास के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना होता है। बेसिकली इसका सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूं। पोषण के मूल तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, विस्तार से एक एक चीजों को बताने का प्रयास रहेगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करें। 2026-27 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यू मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ऐसे ही और तमाम क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले कुछ डिसीजेस, कुछ रोग पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में या लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो कुछ रोग जो कि विटामिन की कमी से होते हैं, जो है इसके अलावा खनिज लवण की कमी से होते हैं, या फिर और भी तत्वों की कमी से होते हैं। पोषक तत्वों से होने वाले, जो उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, उन रोगों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो प्रैक्टिस नंबर 1 है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप क्लास को देख रहे हैं। इसके अलावा शुक्ला स्टडी पॉइंट के अलावा हमारे 2 चैनल और हैं। एक का नाम है बीए क्रैकर और दूसरे चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर, जिसपे को करिकुलर से संबंधित परीक्षाएं आपको, मतलब उसकी तैयारी के लिए जानकारी मिल जाती है बहुत ही बारीकी के साथ। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को रखते हैं, कुछ ऐसे रोग जो कि परीक्षा में आपसे पूछे गए खूब ज्यादा, और इनको लेकर के आपके दिमाग में तमाम भ्रम रहता है और आप उसको नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं मॉडल पेपर के माध्यम से आपको उन पॉइंट्स पर कवर करवाने जा रहा हूं जहां से परीक्षा में 100 to 100% क्वेश्चन आना ही आना तय है। 1 मिनट भी समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। रोग और उनके विवरण, ठीक है। सबसे पहला रोग है आपका एनीमिया। एनीमिया रोग जो होता है, ये क्या होता है? एनीमिया को क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कह सकते हैं, खून की कमी होना कह सकते हैं, ठीक है। अब इस रोग का परिचय देखिए। एनीमिया रोग होता कैसे है, लक्षण क्या होता है, क्यों होता है, साथ ही साथ में इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए परिचय, एनीमिया रोग का परिचय। एनीमिया जो होता है एक सामान्य परंतु गंभीर रोग होता है। सामान्य रोग है जो कि किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये एक गंभीर रोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, रक्त यानी खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, खून में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। लेकिन जब खून में यही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो खून एक प्रकार से उसकी लाल जो है चीजें कम होने लगती हैं। यह रोग विशेष करके किशोरियों में, किशोरी मतलब कि जैसे 12 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं बेसिकली, ठीक है, मासिक धर्म जिन महिलाओं मतलब बच्चियों का आने लगता है, उसके बाद में ऐसे रोग ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों में आपको ये देखने को मिल सकता है, और बच्चों में खास करके खून की कमी या रक्त अल्पता ये रोग देखने को आपको मिल सकता है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं देता रहता हूं, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए विशेष करके ये किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में और बच्चों में ये रोग अधिक आपको देखने को मिलता है। कौन सा? एनीमिया, यानी कि एनीमिया यानी खून में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसकी कमी आ जाती है। इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयरन की कमी, यानी कि लौह तत्व जिसको कहते हैं उसकी कमी हो सकती है। इसीलिए इस रोग में
आपको आयरन प्राप्त करने वाली चीजों को खाना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर पालक खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, सब चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया आयरन की कमी जो होती है इसकी वजह से भी एनीमिया रोग हो सकता है। आयरन कहाँ से मिलता है? जैसे पालक वालक का साग खाइए तो आयरन उसमें मिलता है, और आयरन जो होता है यही खून को बढ़ाता है। ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरी बात, विटामिन B12 यानी विटामिन B12, विटामिन B1, B2, B3 तमाम विटामिन है बी के, बी कॉम्प्लेक्स कहा जाते हैं का। तो विटामिन B12 जोन है भैया, ई जोन है, यहू के अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में तो का होता है, तो एनीमिया नाम की बीमारी यानी रक्त अल्पता हिंदी में कहा जाता है, वो बीमारी हो जाती। और फोलिक एसिड ये हो एक विटामिन हो, फोलिक एसिड की कमी से भी हो जाता है। इसके लिए साथ साथ लंबे समय तक खून बहना, जैसे कि महावारी के दौरान, महावारी के दौरान जो किशोरियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें भी ये बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि महावारी के दौरान जो है अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, खून बह जाता है, इस वजह से भी ये जो एनीमिया नाम के रोग यहाँ पर हो जाते हैं बच्चियों को। इसके साथ ही साथ परजीवी कीड़ों की वजह से, खास से हुक वर्म, इसके अलावा गर्भावस्था में और कुपोषण की अवस्था में, जब महिलाएं गर्भावस्था के दौरान होती हैं तो उस दौरान भी ये चीजें देखने को मिल सकती है, एनीमिया रोग हो सकता है। कुपोषण की अवस्था में अगर आपका अच्छा पोषण ना हो, आपको पर्याप्त विटामिन, ऊर्जा, खनिज लवण ना मिल रहा हो, तो भी आपको ऐसे रोगों का सामना करना पड़ सकता है, यानी रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के बारे में आपने समझा, अब आगे समझो। तो एनीमिया आपने खूब सुना होगा, एनीमिया होता क्या, मैंने आपको समझा दिया। लक्षण, एक लक्षण का हो कवन में पता चले कि भैया एनीमिया हमें होगा है, पता तब चले जैसे कि चेहरे और होठों का पीला पड़ना, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, आपके होठ जो होंगे वो भी सूख जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे एकदम से, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण इसका क्या दिखाए भैया? दूसरा लक्षण है आपका सिर चकराना शुरू हो जाएगा और कमजोरी आपको महसूस होगी। सर कहते भाई चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस होगी, ये ऐसे रोगों में होता है प्रायः। हृदय की धड़कन भी आपकी तेज हो जाएगी, यानी धुकधुकी जो होती है, हृदय गति वो भी बढ़ जाएगी। बाल और नाखून आपके कमजोर हो जाएंगे, बाल टूटने लगेंगे, नाखून भी आपका कमजोर हो जाएगा। सांस लेने में भी आपको कठिनाई होने महसूस होने लगेगी, तब जान लीजिए कि हमको ऐसे जो है एनीमिया नाम की बीमारी हो गई है। अच्छा, मान लेते हो जाती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उपचार संभव है। उपचार क्या है भैया, समझो। अधिकतर हमारी बच्चियां देख रही क्लास को तो समझिए। उपचार ये है बाबू, उपचार क्या है? उपचार ये है कि आयरन युक्त आहार आप ले सकते हैं। आयरन माने कि जिसमें ऐसे आहार ले जिसमें जैसे कि पालक वगैरह हो गया, मेथी हो गया, सोया हो गया, साग का प्रयोग अधिक मात्रा में करें, जैसे पालक, चुकंदर, गुड़, अनार, किशमिश, इन सभी का सेवन करें। इससे आपका जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ये रोग कम हो जाएगा। दूसरी बात, डॉक्टर की सलाह से आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां आप ले सकते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां आती है मार्केट में, आप उन गोलियों को ग्रहण कर सकते हैं। पहले डॉक्टर से सलाह ले ले कि आपके लिए सुटेबल कौन सी गोली होगी। इसके साथ ही साथ दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां ग्रहण करेंगे तो ऐसे रोगों से आप निदान पाएंगे। गंभीर स्थिति में इसमें रक्त चढ़ाना पड़ता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा एनीमिया एकदम से बढ़ जाती है तो आपको कहते हैं कि भाई ब्लड की कमी है आपके ऊपर, मतलब कि आपको खून जो है अलग से चढ़ाया जाता है, आपकी नस में जो है इंजेक्शन करके, मतलब जो होता है प्रक्रिया होती है, विधि होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार और आयरन सप्लीमेंट से एनीमिया पूरी तरह से रोका जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि ये खत्म नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है बेटा, जैसे ऐसी ही तमाम प्रकार की चीजों को मैं समझाऊंगा, ऐसे तमाम रोगों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, और ऐसे ही पीडीएफ में आपको कम से कम 15 से 16 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं जो पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो सब पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, वैसे क्लास होती रहेगी आपकी 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई, पीडीएफ नोट्स की, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, सब कुछ आपको मिलेगा। आप इस नंबर पर अपना जो है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में, मान लेते प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, आप लिख दीजिएगा कि गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में आप पढ़ते हैं, केवल कॉलेज का नाम नहीं लिखिएगा, कॉलेज का नाम कोई मतलब ही नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही कॉलेज में पेपर बन करके जाएगा।
तो उसी के हिसाब से मैं आपको दूंगा नोट्स, ठीक है। और वीडियो लेक्चर लाइव क्लास के ग्रुप में जोड़ा जाएगा। लड़कियों के लिए आपको बता दूं कि आपके लिए अलग से व्यवस्था है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए अलग की व्यवस्था की गई, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सब्जेक्ट्स आपके जैसे मान लेते हैं आपके 3 सब्जेक्ट है मेजर में, वैसे अभी तो 2 ही सब्जेक्ट मेजर में हो गए, 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र केवल और केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऊपर। और एसएमएस क्या करना है, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम। अब करना क्या है, करना यही है कि आपको इस नंबर पर जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकती हो अगर चलाती हो, ऑनलाइन माध्यम में चलाते हैं, और नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आपके घर में आपके भैया चलाते होंगे, आपके पिताजी चलाते, मम्मी चलाती है, या फिर कोई भी चलाता हो आस पड़ोस में, या आपके हित मित्र कोई चलाते हो तो आप उनसे फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे फीस, ये स्कैनर वही स्कैनर होता है जैसे कि आप चाय समोसा की दुकान पर जाते हैं या पिज्जा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, क्यूआर कोड होता है, स्कैन करके पेमेंट करते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्कैन कर देना होता है। जैसे स्कैन करेंगे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ मतलब वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश से लेकर के और भी तमाम सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस तो मिलेगा ही, सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। और रही बात को करिकुलर की, तो को करिकुलर की कम से कम 7 से 8 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे जब आप जुड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव वाला, लिखित वालों के लिए लिखित तरीके सब कुछ मिलेगा। बिहार विश्वविद्यालय से संबंधित आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय तो आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाता ही हूँ। इसके साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, या फिर जहां पर भी आप देखते हैं हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, वहां सब में आपको पढ़ाया जाता है। और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, इसीलिए मैं नोट्स के हेडिंग को लिखता हूं ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझ पाए, जान पाए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। एमजे आर्य बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बाकी बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, जो भी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है। तो आप तुरंत एसएमएस कीजिए, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर एसएमएस कीजिए। और ध्यान रखिए, आप तभी एसएमएस कीजिए जब आपको ग्रुप से जुड़ना हो, बिना मतलब के एसएमएस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जुड़ना है तो तुरंत एसएमएस कीजिए, नहीं जुड़ना है तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस आपकी बेहतर अंदाज में चलाई जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का साल फॉर्म में पूरा पूरा एक जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। तो मात्र 100 रुपए फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपके नजदीक है। परीक्षा के हिसाब से आपके लिए तैयारी पूरी हो जाएगी। क्रैश कोर्स में पूरा आपका किताब ना खरीदे, सीरीज ना खरीदे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स आपका भी क्लियर ही हो जाएगा कितना जबरदस्त है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, आप खुद ही पूरा वीडियो बने रहिए, आप खुद ही एसएमएस करने के मुझे कहना नहीं पड़ेगा। चलिए, प्रश्न डिमेंशिया। डिमेंशिया भी एक रोग होता है बेटा। डिमेंशिया कैसा रोग होता है, देखें, परिचय समझे पहले। डिमेंशिया एक मानसिक और स्नायु रोग है। स्नायु माने ये एक प्रकार से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला रोग है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त जो है चली जाती है, सोचने की क्षमता और निर्णय करने की शक्ति जो है ये कम होने लगती है, प्रभावित होने लगती है। यह मुख्यतः बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है। बुजुर्ग लोग आप देखते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, या सोचने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त उनकी, आज कुछ कहो फिर तुरंत भूल जाते हैं, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिमेंशिया। प्राय वृद्ध अवस्था में आपको ये रोग देखने को मिल जाता है। कारण की अगर बात करें इसके भैया, तो सबसे पहला कारण क्या है, मस्तिष्क कोशिकाओं का क्षय, यानी कि जो आपका जो है खास करके जो मस्तिष्क में कोशिकाएं होती, कोशिका का हुए मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, मनुष्य के शरीर को बनाने की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है।
सेल कहते हैं अंग्रेजी में। कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। जब तमाम टिश्यू मिलते हैं तब उससे क्या बनता है, अंगक बनता है, अंगक से अंग तंत्र बनता है, बॉडी बनती है और इस तरीके से शरीर का निर्माण होता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। और विभिन्न कोशिकाओं को मिलाकर के एक ही जैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। इन्हीं ऊतक और कोशिकाओं की जब टूट फूट हो जाती है, इनकी मरम्मत के लिए जो प्रोटीन नाम का एक तत्व होता है वो जरूरी हो जाता है ग्रहण करना। प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, तो इसीलिए कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। बार बार स्ट्रोक आएगा इसमें, स्ट्रोक माने कि झटका आ सकता है आपको। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी आपको ये हो सकता है। बुढ़ापे में मस्तिष्क की कमजोरी होने पर भी ऐसे रोग हो सकते हैं। अगर नहीं सॉरी बार बार आपको स्ट्रोक आता, झटका आता है तो भी आपको ये रोग हो सकता है। ठीक है, डिमेंशिया। नशीले पदार्थ का सेवन खूब करेंगे, खूब गांजा फूकेंगे और दारू पिएंगे दबा करके तो भी आपको हो जाएगा। बुढ़ापे में मानसिक कमजोरी हो जाए तब भी ऐसे रोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका लक्षण क्या है बाबू, लक्षण इसका यह भूलने की आदत बढ़ जाती है। इसमें किसकी आदत बढ़ जाती है, आप भूलने की आदत बढ़ जाएगी। एक ही बात को बार बार पूछेंगे किसी से, दैनिक कार्यों को नहीं कर पाएंगे, यानी दिन प्रतिदिन का जो काम होता है उसको आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मानसिक भ्रम आपको हो जाएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। वृद्ध लोग देखते हैं हमेशा गरियाते रहते हैं घर पे, गांव वाले जो वृद्ध होते हैं गए दिन भर मोबाइल चलावा करते, बैठा रहते, कोनो काम न धंधा। अरे हमारा सबका एक जमाना रहा कि हम ही करते हैं, वृद्ध लोग कहते नहीं रहते घर घर में, तो ऐसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 60 साल से ऊपर जब हो जाते हैं तो सठिया जाते हैं। गांव में कहावत चलती है सठिया जाते, सठिया माने कि थोड़ा सा तो यही डिमेंशिया वाला लक्षण थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ठीक है, स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाता है। तो आपके घर में दादा दादाजी होंगे, आप देखते होंगे किस तरीके से बोलते हो, तो उनसे जल्दी कोई बोलता भी नहीं। उपचार कैसे हो सकता है, अपने दादाजी का उपचार कैसे करेंगे, जैसे कि दवाइयां लेकर के, जो मस्तिष्क को सक्रिय रखें ऐसी दवाइयां लेकर के आप इस रोग का निदान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा परिवार का सहयोग और देखभाल, अगर वृद्धों की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए, उनका केयर किया जाए तो ऐसे रोगों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मानसिक व्यायाम, पढ़ना लिखना, पहेली हल करना, ये सब एक प्रकार से करके आप जो है इस रोग से निदान पा सकते हैं। साथ ही साथ में योग और ध्यान करके, योगा करके और मेडिटेशन करके आप इस रोग को जो है कहीं ना कहीं पे खत्म कर सकते हैं। तो ये रोग का लक्ष्य मतलब ये उपचार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डिमेंशिया को पूरी तरह ठीक करना कठिन काम होता है, लेकिन अगर उचित देखभाल से रोगी का जीवन रखा जाए, रोगी को देखभाल में रखा जाए, केयरफुल तरीके से रखा जाए तो जीवन सरल जरूर बनाया जा सकता है। इस रोग को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ रोगी को दिलासा देकर के रोगी अच्छे तरीके से जीवन यापन अगर उसका करवाया जाएगा तो बेटर रहेगा, उसका जीवन अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तीसरा रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है बेटा। ठीक है, और खास विटामिन बी1 की कमी से, थायमीन जिसको कहते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 यानी कि थायमीन की कमी से होता है। थायमीन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछाता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से होता है। यह रोग उन लोगों में अधिक पाया जाता है जो पॉलिश किए हुए चावल अधिक खाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो पॉलिश किए हुए चावल ज्यादा खाते हैं, खूब पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, जो एक प्रकार से नेचुरल चावल नहीं खाते हैं, पॉलिश किया हुआ चावल ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों में बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है बेटा, लक्षण क्या है इसका, पैरों में कमजोरी और सूजन हो सकती है इससे। ठीक है, भूख आपको नहीं लगेगी, हृदय की धड़कनें तेज हो सकती हैं, हाथ पैर आपके एकदम से सुन्न की अवस्था में यानी सुन्न हो जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं इसके। विटामिन मतलब विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी में। विटामिन बी1 युक्त भोजन करें आप इसमें, जैसे दाल खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, मूंगफली खाएं, अंडा और दूध, इन सभी का चीजों का ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसे रोगों से निदान मिल सकता है बेरी बेरी से। साथ ही साथ थायमीन की दवाइयां, आप विटामिन बी1 की गोलियां आती है उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। कच्चा और संतुलित भोजन अगर आप खाएंगे तो भी इस रोग से निदान पाया जा सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बेरी बेरी रोग से बचाव के लिए पॉलिश चावल की जगह साबुत अनाज, आपको खड़ा अनाज खाना और संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। चौथा प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछा गया रतौंधी को लेकर के। रतौंधी का भैया विटामिन ए की कमी से होते रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में कब दिखता है। ठीक है, गौधरिया समझते हैं, जब गौधरिया होती ना दिन रहता ना जो है रात रहती, शाम इवनिंग जिसको कहते हैं, इवनिंग में कम दिखना शुरू हो जाता है, जैसे से अंधेरा होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है।
इसमें रोगी को रात के समय में देखने में कठिनाई का अनुभव करता है रोगी। ठीक है, लक्षण क्या है इसका? लक्षण ये बेटा कि रात में साफ ना देख पाना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है आंखों का सूखना और जलन होना। ठीक है, इसके अलावा बार बार आंखों में संक्रमण हो जाना, ये सब रतौंधी के लक्षण हो सकते हैं। रतौंधी अगर आपको हो जाए तो क्या खाएंगे? अगर मान लेते रातों में आपको कम दिखे तो आप गाजर खाइए, बढ़िया पीली पीली, पीला पपीता खाइए, पीला आम खाइए, पीले पदार्थों का सेवन करें ज्यादा। ठीक है, गाजर खाइए, पपीता खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए खूब दबा करके। ठीक है, मछली का तेल आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए की गोलियां आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह रोग बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि समय पर उपचार न मिलने पर रोगी अंधा भी हो सकता है इससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखने का प्रयास करें। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्कर्वी। स्कर्वी की अगर बात की जाए, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। किसकी कमी से होता है बेटा? सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, और रतौंधी ए की कमी से होता है। देखिए, यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसे शून्य रोग भी कहते हैं, जीरो रोग भी कहते हैं। प्रश्न परीक्षा में आता है, लक्षण आप लिखिएगा। मसूड़ों से खून आ जाता है, जैसे विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आ जाता है, या ब्रश वगैरह करते हो तो मसूड़ों से आपको खून आने शुरू हो जाते हैं। घाव नहीं भरता जल्दी, जैसे मान लेते हैं आप कहीं पर घाव हो जाता है तो घाव हमेशा पकना शुरू हो जाता है, घाव आपका भरता नहीं है। शरीर पर नीले रंग के धब्बे, नीले नीले धब्बे आपके पड़ सकते हैं। कमजोरी और दर्द आपको महसूस हो सकता है शरीर में। उपचार इसका क्या है? आप आंवले का सेवन करें, संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर यानी खट्टे पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी मिले भरपूर मात्रा में। विटामिन सी की गोलियां भी आप ले सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको चीजें मैंने समझाई। ठीक है, विस्तार से आप चर्चा कर, मतलब विस्तार से आप इन चीजों को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से निवेदन है। चलिए, तो आप विटामिन सी की गोलियां भी ले सकते हैं स्कर्वी के रोग में। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विटामिन सी को प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। इसका पर्याप्त सेवन स्कर्वी से आपको बचाता है। अगला आपका रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, सूखा रोग कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? रिकेट्स मुख्यतया बच्चों का रोग होता है, जो विटामिन डी यानी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो सकता है। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो सकती है बच्चों में। लक्षण इसका ये होता है बेटा कि हड्डियां इसमें क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। पैरों का टेढ़ा होना, पैर टेढ़े हो सकते हैं। छाती और रीढ़ की हड्डी भी आपकी विकृत हो सकती है, दूसरे तरीके से हो सकती है बच्चों की। दांत देर से निकलता है बच्चों का इसमें। ठीक है, जब कैल्शियम फास्फोरस कमी रहेगी, विटामिन डी की कमी, ऐसे बच्चों को चाहिए क्या? आपको विटामिन डी से बच्चों को धूप में रखना चाहिए। ठीक है, खेलना, विटामिन डी प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी अगर बच्चे धूप में खेलेंगे तो हड्डियां उनकी बिगड़ नहीं होंगी और ऐसे रोग नहीं होंगे। दूध, अंडा, मछली, मक्खन का सेवन कर सकते हैं, विटामिन डी की दवाइयां ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली छोटे बच्चों के लिए धूप दिखाना सुबह मॉर्निंग की बड़ी जरूरी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजें को मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा लेक्चर। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रिकेट्स जो होता है बच्चों की हड्डियों को कमजोर कर देता है, इसलिए सही पोषण और धूप जो है रिकेट्स रोग में बहुत जरूरी है, और खास करके बच्चों के लिए जरूरी ही है। बच्चे अगर आप छोटे तो आप चाहे 10 मिनट 20 मिनट आप धूप निकालिए सुबह, लेकिन निकालिए जरूर। शहरों में बच्चे पलते पड़ते रहते हैं, उनके हड्डी कहीं इधर पैर टेढ़ा, कहीं उधर पैर टेढ़ा है, तो ये हो सकता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे आने वाले भविष्य में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला रोग है मैरास्मस। मैरास्मस रोग की अगर बात की जाए, इसका परिचय समझे। मैरास्मस रोग जो होता है एक कुपोषण रोग होता है, जब व्यक्ति को अच्छे तरीके से पोषण नहीं मिलता है तो हो जाता है। ठीक है, जो छोटे बच्चों को, खासकर 6 महीने से 3 साल के बच्चों में अधिक मात्रा में मैरास्मस रोग देखने को मिलता है। इसका कारण होता है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी। जब बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है, यानी कैलोरी और प्रोटीन उनको कम मिलता है, तो ऐसे में ऐसे रोग बच्चों में हो जाते हैं। लक्षण इसका क्या होता है? अत्यधिक दुबला पतला शरीर हो जाता है बच्चों का, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, बच्चों की वृद्धि जो होती है, बाल विकास रुक जाता है, बार बार बच्चों को संक्रमण होगा, बार बार तमाम प्रकार के रोग होना शुरू हो जाएंगे, आंखें बच्चों की एकदम से धंस जाती हैं, हड्डी हड्डी दिखती शरीर में। ऐसे रोग जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैरास्मस रोग। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। उपचार इसका कैसे होगा?
उपचार, इसका उपचार करने के लिए प्रोटीन युक्त आहार आप ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, जैसे कि दूध आप ग्रहण कर सकते हैं, दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन का बीज हो गया, सोयाबीन ही हो गया, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। ऊर्जा युक्त भोजन, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब ग्रहण कर सकते हैं। पोषण पुनर्वास केंद्रों में आप जाकर के इलाज कर सकते हैं बच्चों का। माँ का स्तनपान बच्चे के लिए सबसे आवश्यक होता है, इसीलिए जब भी बच्चा पैदा हो तो पाउडर और इसका दूध पिलाने से जो है उतना ज्यादा नहीं, अपने जो है स्तन का दूध अगर माताएं पिलाएंगी तो उससे बड़ा लाभ होता है बच्चों को। ठीक है, भले ही थोड़ा कम पिलाएं लेकिन हाँ जरूर पिलाएं जरूर। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों में तमाम प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। मैरास्मस जो होता है भारत जैसे विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है जिसे संतुलित आहार और स्वास्थ्य शिक्षा से दूर किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप तमाम रोगों के बारे में समझा। अब दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, और बाकी और मॉडल पेपर आपके आएंगे, रिवीजन क्लास और मैं देता रहूंगा, परेशान नहीं होना आपको। चैप्टर 1 चैप्टर 2 की क्लास आप देख ही चुके होंगे। चलिए, प्रश्न है पहला, भोजन को परिभाषित करते हुए भोजन के कार्य बताइए। देखिए, भोजन की अगर बात की है, फूड कहते हैं अंग्रेजी में भोजन को। वह पदार्थ होता है भोजन जिससे क्या होता है मनुष्य खा करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ऊर्जा किससे मिलेगी शरीर को? भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, एक होता है खनिज लवण, एक होता है विटामिन, एक होता है आपका प्रोटीन्स, ठीक है, और एक होता है आपका जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 पोषक तत्व मिलकर के पूरे भोजन को एक संतुलित भोजन बनाते हैं। अगर इन 6 तत्वों का उचित मात्रा में बच्चों को या फिर वृद्धों को या फिर युवाओं को मिल जाता है उनके शरीर के अकॉर्डिंग, जैसे कोई व्यक्ति शरीर बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके लिए क्या डाइट होना चाहिए, तो एक बैलेंस डाइट जो होता है वो डिसाइड करता है कि भाई आपको कितना चाहिए भोजन। तो जब बैलेंस डाइट जो होता है उसमें तमाम तत्व मिले होते हैं, तो उन्हीं तत्वों में बेसिकली जब भोजन होता है, भोजन में तमाम सारे तत्व मिले होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, आपको शरीर को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है और जीवन क्रियाओं को चलाती है। ठीक है, जीवन क्रियाओं को चलाने की क्षमता प्राप्त करवाती है। यह शरीर की वृद्धि करती है और विकास करती है। वृद्धि विकास प्रोटीन करता है, शरीर की मरम्मत करता है। ठीक है, ऊतकों की, कोशिकाओं की प्रोटीन। स्वास्थ्य की क्या करता है? सुरक्षा करता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। विटामिन और खनिज लवण ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं विटामिन और खनिज लवण की कमी से, जैसे कि सोडियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? सोडियम की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, सॉरी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं तमाम प्रकार के और तत्वों की कमी से ऐसे रोग होते शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है प्रोटीन्स जो होते हैं शरीर की मरम्मत करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर का जो है विकास करते हैं, शरीर को मोटा करते हैं, ताजा रखते हैं। वसा शरीर को चिकना रखती है और साथ में ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है शरीर को, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें बाबू, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम वसा अगर खा लेता कोई व्यक्ति तो उसमें कितनी ऊर्जा मिली जाएगी? 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो बताइए कि एक पूरी, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पूरी बहुत जब दबा के मिल रही तो ऊर्जा, इस समय ब्राह्मण लोग बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, क्योंकि ये बताए पूरी में ज्यादा ऊर्जा मिलेगी रोटी में, क्योंकि पूरी जो होती है बेटा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, क्योंकि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। और वसा तेल जो होता है, जितना भी तेलीय पदार्थ है सब में वसा होता है, चिकना। ठीक है, जितने भी चिकने चीज होते हैं। तो पूरी में एक तो भाई वसा भी हो गई और कार्बोहाइड्रेट भी, तो इस वहां पर क्या होगा? दुगुना ऊर्जा मिलेगी। और एक रोटी खाएंगे तो ऊर्जा कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। जहां 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी एक ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी बाबू, जब हम बात करते हैं वसा की, तो वसा जो होता है 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भोजन में सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ऐसा पदार्थ जो कि हम जिसको खा करके हम ऊर्जा, शक्ति और जीवन क्रियाओं को चलाने की क्षमता प्राप्त करते हैं, शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत और स्वास्थ्य की सुरक्षा में जो है सहायता प्राप्त करते हैं, उसी को भोजन कहते हैं। भोजन वह पदार्थ है जिसे ग्रहण करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलता है और जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। शुक्ला पॉइंट कहता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन ऊर्जा का आधार है। जीवन ऊर्जा का आधार, शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा होता है भोजन। ठीक है,
भोजन के कार्य क्या है? भोजन के मुख्य कार्य, हेडिंग डालिएगा भोजन के मुख्य कार्य। देखिए पहला कार्य होता है भोजन का ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा शरीर को मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऊर्जा सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का मुख्य साधन होता है शरीर में, ठीक है। वसा चिकनाई रखती है और ऊर्जा भी देती है, लेकिन इतना ज्यादा वसा कोई खाता नहीं, तेल कितना कोई खा लेगा। प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं, लेकिन ऊर्जा भी साथ साथ दे देते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में चावल, रोटी, घी, मतलब तेल, घी ये सब खाएंगे तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरा कार्य भोजन का क्या होता है? शरीर का निर्माण और वृद्धि करना, बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ। ये प्रोटीन करता है बेसिकली। प्रोटीन युक्त जितने भी भोजन होते, खास करके आप दाल खाइए, ठीक है, आप दूध पीजिए, आप अंडा खाइए, यहाँ सब प्रोटीन खूब पाया जाता है। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं का निर्माण करता है ये सब प्रोटीन, ठीक है, दूध पीने से। इसीलिए बच्चा केवल दूध पीता है और सब कुछ उसमें मिल जाता है, क्योंकि दूध जो होता है एक पूरक आहार, मतलब दूध एक प्रकार से ऐसा आहार होता है जो कि संपूर्ण आहार होता है। दूध पूर्ण आहार होता है, ठीक है। पूर्ण आहार दूध को इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व तो दूध में पाए जाते हैं। अगला कार्य भोजन का क्या है? शरीर की मरम्मत व रखरखाव करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए चोट या घाव भरने से में भोजन के पोषक तत्व सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। इसके अलावा प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं आपके, वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, जैसे कि विटामिन सी से सर्दी जुकाम से बचाव होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन सी हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ए, सारे विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। पांचवा काम होता है भोजन का नियमन और संतुलन, रेगुलेशन एंड बैलेंस। जैसे पानी, खनिज, विटामिन शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और जबरदस्त तरीके से आपकी बॉडी एकदम से संतुलित रहती है। छठा कार्य भोजन का कि मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। पौष्टिक भोजन से मस्तिष्क का सही विकास होता है। तो इस तरीके से भोजन क्या होता है मैंने आपको बताया, भोजन के कार्य क्या है ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे इतने जबरदस्त तरीके से, जब आप इनको पढ़ेंगे नोट्स को, एकदम से मजा आ जाएगा। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप एकदम सोचेंगे गुरुजी आपने क्या नोट्स दे दिया है, इतना जबरदस्त नोट्स, इतने जबरदस्त तरीके से आपके लिए लिखा है, पूरी फुल एचडी क्वालिटी में। बहुत मेहनत के बाद में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का इस नोट्स को तैयार करने में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपको जो है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि गुरुजी मेहनत नहीं करते हैं, आपके लिए पूरा दिन रात मेहनत में करता हूं, इसीलिए ताकि आपका नंबर अच्छा है और आप बहुत आगे तक जाएं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए एवं गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी गर्भकाल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जैसे 9 महीने में 3 अवस्थाएं होती बेसिकली बच्चों की, तो उसके बारे में, और साथ ही साथ में गर्भकालीन विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। हेडिंग डालिएगा गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट। देखिए पहला जो होता है अवस्था, गर्भावस्था, गर्भाधान अवस्था। गर्भाधान अवस्था को क्या बोलते हैं आप? जर्मिनल स्टेज। 1 से लेकर के 2 सप्ताह का जो समय होता है निषेचन के बाद में, उसी को गर्भाधान का समय कहा जाता है। पुरुष का शुक्राणु जो होता है महिला के अंडाणु से जब मिलता है, उसके मिलने से जायगोट बनता है। जायगोट यही धीरे धीरे करके भ्रूण का निर्माण करता है। तो जायगोट गर्भाशय में जाकर के दीवार से जुड़ता है और इस तरीके से वहां पर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही एक प्रकार से अवस्था 1 से 2 सप्ताह का अवस्था, यानी कि जब पुरुष और स्त्री के बीच में जो है संभोग हुआ, उसके बाद में पुरुष का शुक्राणु जो है महिला के अंडाणु से जाकर के मिलता है, इसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और जब ये जाकर के मिलता है उसके बाद में जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट प्रश्न पूछा था जायगोट क्या है, तो जायगोट का निर्माण का वो निषेचन प्रक्रिया के बाद में पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को निषेचन, इस प्रक्रिया के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। और यही जायगोट गर्भाशय में जाकर के दीवार से जुड़ जाता है। ये पहली अवस्था होती है, 1 से लेकर के 2 सप्ताह का, यानी कि लगभग 14-15 दिन का समय होता है ये गर्भाधान अवस्था। दूसरा होता है, इसमें बच्चा जो होता है गर्भाधान में बन जाता है, भ्रूण के लिए तैयार हो जाता है। भ्रूण अवस्था दूसरी अवस्था है। 3 से लेकर के 8 सप्ताह का महीना, जो मतलब कि 3 से लेकर के 8 सप्ताह तक का जो समय होता है वो होता है भ्रूण अवस्था। इस अवस्था में शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण होता है बच्चों का, हृदय की धड़कन, हाथ पैर की रूपरेखा, ये विकसित होनी शुरू हो जाती है बच्चों की, ठीक है, माता के गर्भ के अंदर। और तीसरी अवस्था होती है भ्रूणोत्तर अवस्था, फेटल स्टेज कहते हैं। 9 सप्ताह से जन्म तक लेकर के इसको मान सकते हैं, 9 सप्ताह से लेकर के
और जब तक जन्म नहीं हो जाता बच्चे का तब तक उसको बोलते हैं भ्रूणोत्तर अवस्था है, फेटल स्टेज। भ्रूण का विकास पूर्ण हो जाता है, मनुष्य के रूप में बन जाता है बच्चा, सांस लेना कर लेता है, पाचन शुरू हो जाता है, मस्तिष्क आदि का कार्यशील मतलब इसका शुरू हो जाता है, दिमाग काम करना शुरू कर देता है पेट में ही अंदर। इसीलिए अभिमन्यु आप देखते हैं वो वहीं से एक प्रकार से चक्रव्यूह तोड़ना वगैरह मतलब चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गए थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। तो ये अवस्था होती है। अच्छा, इस अवस्था में बच्चे की हरकतें महसूस होने लगती है माताओं को, ठीक है। तो इस तरीके से गर्भकालीन की अवस्थाएं, गर्भावस्था की विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन कारकों की अगर बात की तो कई सारे कारक है। पहला कारक है मां का पोषण यानी कि मैटरनल न्यूट्रिशन। यदि गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन ना ले तो शिशु कमजोर हो सकता है, ये पहला कारक प्रभावित कर सकता। दूसरा, विरासत या अनुवांशिकता। बच्चे का रंग, कद, स्वास्थ्य आदि गुण माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा माँ की आयु, तो ये सब चीज माँ की आयु पर बहुत कम उम्र यानी 18 साल से कम या अधिक उम्र अगर हो जाए, 35 वर्ष से अधिक ऊपर महतारी है मतलब माँ है, तो गर्भधारण से जोखिम बढ़ सकता है, ठीक है। इससे 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए महिला और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से लेकर के या फिर मान लेते 20 से लेकर के आपका 20 से 30 की अवस्था जो होती है, ये अवस्था बेसिकली मानी जाती है। 32 की अवस्था मानी जाती है एक जबरदस्त जो है माता की अवस्था, एक अच्छे तरीके से, ठीक है। माँ का स्वास्थ्य व रोग, मैटरनल हेल्थ एंड डिसीजेस। देखिए, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड जैसी बीमारियां भ्रूण पर असर डालती हैं, ये सब प्रभावित करती हैं भ्रूण को। इसके साथ साथ पर्यावरणीय कारक जैसे प्रदूषण हो गया, दवाइयां तमाम सारी खाई बच्चे जो है महिलाएं, नशा, शराब, धूम्रपान भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इससे दूरी देना चाहिए माताओं को। इसके अलावा मानसिक तनाव, अगर जो है महिला मानसिक तनाव हमेशा ग्रसित है तो बच्चा ही प्रभावित होगा। अत्यधिक तनाव या चिंता भ्रूण के विकास को धीमा कर सकती है और इस तरीके से बच्चे पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए माताओं को जब गर्भधारण होता है और जब ऐसी अवस्थाएं में पहुंचती तो उनको बताया जाता है कि आप ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। प्रश्न तीसरा नंबर, भोजन पकाते समय विभिन्न पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन पकाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, भोजन पकाते समय भोजन पकाने का पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हेडिंग डालिएगा, भोजन पकाने का या पकाने का पोषण तत्वों पर प्रभाव। पहला प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पोषक तत्व है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है खूब अधिक मात्रा में, तो कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए भाई। कार्बोहाइड्रेट पर क्या होता है, जब भोजन को पकाया जाता है तो पकाने पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च जिलेटिन हो जाता है, जिससे वह आसानी से पच जाता है। यानी कि भोजन जब जो पकाते हैं तो ये स्टार्च होता है जो बेसिकली अगर कच्चा खाएंगे तो पचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो पच जाता है पकाने से। दूसरी बात, परंतु अधिक पकाने से पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन घट जाता है, आपको उतनी चीजें नहीं मिलती जितनी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोटीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट पर होता है, यानी जो है तालमेल के साथ पकाना चाहिए भोजन। प्रोटीन पर प्रभाव, देखिए गर्मी से प्रोटीन जम जाती है और सुपाच्य हो जाती है, ठीक है, लेकिन अधिक पकाने पर पोषण जो होता है घट जाता है। तो अगर ज्यादा पका देंगे तो जो पोषण होगा यानी जो आपको जो ताकत होगी वो ताकत नहीं मिलेगी, जो उसका काम होगा वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए उचित मात्रा में पकाएं, ठीक है। वसा पर प्रभावी पड़ता है कि ज्यादा गर्मी पर वसा टूट करके हानिकारक यौगिक बना सकती है, तो ये नुकसानदेह होता है। इसके साथ साथ अगला, विटामिन पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया भोजन पकाने का? विटामिन सी और विटामिन बी और सी जो होते हैं गर्मी व पानी में घुल करके नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को ज्यादा उबालने पर उनका पोषण जो होता है घट जाता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं उबालना चाहिए, कुछ कम ही उबालना चाहिए। खनिज लवण पर प्रभाव, देखिए पानी में घुल सकते हैं, इसीलिए कम पानी का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। तो भोजन पकाते समय ये प्रभाव पड़ता है उन चीजों पर। और सावधानियां क्या बरतें, देखिए भोजन पकाने में सावधानियां लिखिएगा। सब्जियों को धोने के बाद ही काटें, सबसे पहली बात है, सब्जी को पहले धो लें उसके बाद में काटें, धोने के बाद नहीं काटें, कभी धोने के बाद ही काटें।
काटने के बाद नहीं धोएं। बहुत सारे जो है महिलाएं सब्जी को काट करके फिर उसको धो देती है, तो पूरा जो है उसका जो पोषक तत्व होता है उसी पानी में निकल जाता है बाहर। अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए सब्जियों को, इससे पोषक तत्व जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रेशर कुकर का उपयोग करें ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियों को ढक करके पकाएं, जिससे पोषक तत्व जो है उसी में इंक्लूड रहे, बाहर ना निकले। अधिक तलने भूनने से बचें, ठीक है। ये सब चीजों को मतलब आपको जो है सावधानियां बरतनी चाहिए भोजन को पकाते समय। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे जोड़ सकते हो आप हमारे ग्रुप से। अगला क्वेश्चन आपके चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है तंत्र की रचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। शरीर में तमाम सारे तंत्र जैसे पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, जैसे कि आप नर्वस सिस्टम जिसको आप कहते सकते हैं स्नायु तंत्र, इन सब के सभी के बारे में। तंत्र क्या होता है? तंत्र का अर्थ है शरीर में अंगों का ऐसा समूह जो मिल करके कोई विशेष कार्य संपन्न करता है। मानव शरीर कई तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है और हर तंत्र की अपनी खास विशेषता होती है या खास भूमिका होती है शरीर में। प्रमुख तंत्र और उनके कार्य, जैसे पहला तंत्र आपका है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं पाचन तंत्र को? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये बात क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। भोजन को तोड़ करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है पाचन तंत्र। दूसरी बात, मुख्य अंग इसका क्या है? मुख। पाचन तंत्र में क्या क्या अंग आते हैं? जैसे मुख हो गया, हमारा मुंह हो गया, पाचन तंत्र का अंग है। अन्न नालिका, जहां से हमारा जो है खाने के बाद में जो हमारा शरीर में जाता है अन्न नालिका, वो, ठीक है। आमाशय यानी जहां पर पहुंचता है, जहां पर पचता है पेट में खाना। छोटी और बड़ी आंत जो होती है सब खाना को पचाने में इंपॉर्टेंट है। तो पाचन तंत्र ये पूरा मुंह से लेकर के और आपका नालिका से लेकर के आमाशय और छोटी बड़ी आंत तक शामिल है। दूसरा तंत्र है आपका श्वसन तंत्र, जहां से हम सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं इसको। ऑक्सीजन ग्रहण करता है ये और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जैसे कि हम बाहर निकले, ऑक्सीजन को खींचा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ये क्रिया श्वसन तंत्र के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है मुख्य अंग में? इसमें जैसे हमारा नाक, श्वास नली और फेफड़ा, ये श्वसन तंत्र के अंग होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला तंत्र है संचालन तंत्र, जिसको आप बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की है तो रक्त और पोषक तत्वों का संचार करता है ये सिस्टम। जैसे कि हृदय जो होता है ये पंप करता है और इससे खून जो होता है पूरे शरीर में जाता है। रक्त वाहिनियां पूरे खून को शरीर में ले जाती है, इससे पोषक तत्व जो होते हैं सभी स्थानों तक पहुंच जाते हैं। ये होता है संचालन तंत्र, जिसको आप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चौथा होता है आपका स्नायु तंत्र। नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका जो रीढ़ की हड्डी से पूरा होता है ना, बोन वाली पूरा पीछे तक वो होता है। तो ये शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। मुख्य अंग की अगर बात की है इसकी, तो मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी है, नसें हैं तमाम सारी, ये सब इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की अगर बात की जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है ये। अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र, जैसा कि आप मल त्याग करते हैं, टॉयलेट या फिर जो भी होता है इसके माध्यम से, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से होता है। मुख्य अंग में जैसे गुर्दा हो गया, मूत्राशय हो गया, ये सब जो है आपके उत्सर्जन तंत्र के अंग है। अगला आपका तंत्र होता है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं इसको। प्रजनन तंत्र जैसे आप जो है प्रजनन करते हैं, संतान उत्पत्ति में सहायता करता है ये, ठीक है। जैसे जो बच्चे वगैरह होते हैं ये इसी तंत्र की वजह से होते हैं। इसमें इसके अंगों में खास पुरुष और स्त्री दोनों के प्रजनन जो अंग होते हैं वो होते हैं खास करके, ठीक है। अब प्रजनन अंग आप जानते होंगे कौन से होते हैं। अभी स्त्री के प्रजनन अंगों की बात यहाँ पर मैंने मतलब ये क्वेश्चन से लास्ट में चर्चा कर लीजिएगा उस पर। अगला प्रश्न, कंकाल और पेशीय तंत्र। शरीर को आकार देना, सहारा और गति प्रदान करने के लिए इस प्रकार के तंत्रों की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आपने समझा शरीर के जो बेसिकली तमाम सारे तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में। मानव शरीर का प्रत्येक तंत्र जीवन की गाड़ी के पहियों जैसा है जो सामंजस्य पूर्वक चलते हैं। जीवन स्वस्थ और संतुलित रहता है। अगर एक पहिया ही पंचर हो जाता तो गाड़ी जो है वहीं पर खड़ी हो जाती है, ऐसा मान करके चलो, ठीक है। और कोई स्टेपनी नहीं लगता इसमें, सीधे उसी को सही किया जाता है। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। मानव विकास की देखिए कई अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। बाल्यावस्था, जब से मनुष्य पैदा मतलब कि मनुष्य पैदा भी नहीं होता है तब से लेकर के और मनुष्य जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास होता रहता है। ये सब अवस्थाएं होती रहती हैं। देखिए
मानव जीवन एक निरंतर विकास की यात्रा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक या कई चरणों में विकास होता रहता है मनुष्यों का। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली अवस्था गर्भ अवस्था, पेरेंटल स्टेज। गर्भ अवस्था की अगर बात करें बाबू, तो गर्भ अवस्था में क्या होता है? गर्भ अवस्था से लेकर के जन्म तक की अवधि जो होती है, गर्भाधान से लेकर के, गर्भाधान आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। गर्भाधान जब शुक्राणु और जो है ये मिल जाते हैं अंडाणु, तो गर्भाधान होता है क्रिया, निषेचन के बाद वाली। तो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवधि जो होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक ढांचा और अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं उसके माता के गर्भ के अंदर ही। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर के 2 साल तक की अवस्था शैशवावस्था की अवस्था कह सकते हैं। बच्चा बेसिकली दूध पर आश्रित होता है, स्तनपान करता है माता का, या फिर डब्बा वाला दूध पिलाया जाता है, या फिर गाय भैंस का दूध कोई मिलता है, गाय का दूध पतला दूध करके उसको पिलाया जाता है। बोलना चलना बच्चा सीखता है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड कहते हैं बाल्यावस्था को, मनुष्य के अगली अवस्था। 2 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसी बाल्यावस्था को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है किशोरा बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 साल से लेकर 6 साल तक, और 6 से 12 से लेकर के उत्तर बाल्यावस्था होती है। खेल खेल में सीखना यहाँ पर होता है, भाषा सीखता है बच्चा, सामाजिक नियम कायदों को जानता है, सामाजिक विकास भी बच्चे का यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। अगला विकास होता है मनुष्य का, होता है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस कहते हैं। 13 साल से लेकर के 19 साल की अवस्था, 18 साल की अवस्था किशोर अवस्था के नाम से जानी जाती है। शारीरिक बदलाव यहाँ पर आपको खूब दिखता है, भावात्मक मतलब कि भावात्मक असंतुलन दिखता है यहाँ पर, जो है विचार, प्रेम, तमाम ईर्ष्या, जलन सब कुछ आपको यहाँ पर दिखती है। आत्म पहचान का विकास करना बच्चों में एकदम से होता है। लड़के अपना जो है अपना बनाना चाहते हैं, सब कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय इतना जुनून होता है लोगों में, मारपीट झगड़ा लड़ाई भी खूब होता है। अपने माता पिता की बातों को बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं। किशोरावस्था जो होती है तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, युवा अवस्था, अडल्टहुड, 20 साल से लेकर के 40 साल की अवस्था युवा अवस्था कही जाती है। इसी को प्रौढ़ा अवस्था कह सकते हैं। शिक्षा इसी में आपका होती है खूब बढ़िया तरीके से। करियर आप बनाते हैं, शादी करते हैं, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, शादी करते हैं। इसी में तमाम सारी शादी के बाद जिम्मेदारियां आपकी जो आती है निभानी पड़ती है, तो ये सब युवा अवस्था में आपको दिखने को मिलती है। इसके बाद में आता है आपका मध्य अवस्था। मध्य अवस्था मिडिल एज कहते हैं इसको, 41 साल से लेकर के 60 साल की अवस्था। अनुभव यहाँ पर आपको खूब मिलता है, स्थिरता आती है जीवन में, स्वास्थ्य पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट में आती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। 60 साल के बाद में व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, इसलिए कहते हैं 60 साल के बाद व्यक्ति जो होते हैं सठिया जाते हैं। तो 60 साल के बाद में उनका तमाम सिस्टम काम करना थोड़ा थोड़ा कम कर दे देता है, शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है, किंतु ज्ञान और अनुभव यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 60 सालों का अनुभव इनके पास होता है। लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से इनका स्वास्थ्य रहा है, खान पान अच्छे तरीके से रहा है, तो 60 साल के व्यक्ति जो होते जो काम आपको बता देंगे, जो अनुभव आपको दे देंगे, वो अनुभव आपको युवा अवस्था के लोग नहीं दे पाएंगे। अनुभव जो होता है ज्ञान से नहीं आता, अनुभव जो होता है वो आपके जो है प्रयोग से आता है। आप जब इतनी बार जितना समय व्यतीत करते किसी चीज में, तो उसके हिसाब से आपको अनुभव मिलता है। ये तमाम अवस्थाएं हो गई, कौन कौन सी? सारी अवस्थाएं मैंने आपको बता दी। मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, लिख सकते हैं आगे कि मानव विकास केवल शारीरिक रूप से आगे बढ़ना नहीं होता है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की भी यात्रा होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए लेक्चर में लाया हूं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न 6ठा नंबर, संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखिए, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वह आहार जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। प्रोटीन, शरीर की बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनकी मरम्मत करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। वसा, शरीर को चिकना पदार्थ मतलब चिकना बनाए रखता है, ऊर्जा भी देता है। विटामिन, शरीर की रोगों से रक्षा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। खनिज लवण भी वही काम करता है। पानी यानी कि जल हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। और इस तरीके से ये 6 पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार में अगर शामिल किए जाते हैं
उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, वो व्यक्ति कितने साल का है, वो कौन सा काम करता है, वो एक प्रकार से किस मौसम में क्या होना चाहिए, यानी सभी का प्रभाव पड़ता है। इन सभी 6 पोषक तत्व का किसी शरीर के हिसाब से उसके लिए तैयार किया जाए भोजन, उसी को बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। उचित मात्रा में चीजें उपस्थित हो, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। विशेष परिभाषा, संतुलित आहार केवल भोजन का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य, स्फूर्ति और जीवन शक्ति का संपूर्ण पैकेज होता है। ठीक है, आगे देखिए संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखो बाबू, पहली विशेषता, ऊर्जा देने वाले तत्व यहां पर शामिल होते हैं। शरीर बनाने वाले यानी कि प्रोटीन, ऊर्जा देने वाले कौन से, आपके वसा और कार्बोहाइड्रेट। शरीर बनाने वाले प्रोटीन हो गया आपका, सुरक्षा देने वाले विटामिन और खनिज लवण हो गया, ये सभी पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। पहली विशेषता संतुलित आहार में। दूसरी विशेषता यह है इसकी कि उम्र, काम और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार मात्रा तय होती, कोई कितनी मात्रा किसकी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कुदाल लेकर के दिन भर काम करता है तो उसके लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको उसके भोजन में ऊर्जा यानी कैलोरी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, महिला है और बच्चा है अगर वो, तो उसको प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। तो गर्भावस्था की महिला है तो उसको प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए। बाल्यावस्था के बच्चे तो प्रोटीन अधिक मात्रा में उनको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। स्वादिष्ट, पचने में आसान और उपलब्ध होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से संतुलित आहार की सारी विशेषताएं होती हैं। अगला, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहली बात, संतुलित आहार को आयु प्रभावित करती है। किस आयु के आप है उसके हिसाब से आपको संतुलित आहार मिलता है। क्योंकि ऐसे ही संतुलित आहार, एक ही आहार सभी को नहीं दिया जाता है, कि वही बच्चों को, वही वृद्धों को, वही गर्भावस्था की महिलाओं को, वही धात्री अवस्था यानी कि दूध पिलाने वाली माताओं को, ऐसे नहीं। बच्चों को, किशोरों को, गर्भवती और बुजुर्गों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनके लिए पोषण की व्यवस्था करी जाती है। दूसरा है लिंग यानी सेक्स। पुरुषों को सामान्यतया अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष ज्यादा काम करते हैं, शारीरिक काम ज्यादा करते हैं। तीसरा कारक जो प्रभावित करता है, काम और शारीरिक श्रम। मजदूर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि कार्यालय या कर्मी यानी ऑफिस वाला जो भोजन, मतलब ऑफिस में जो काम करता है लैपटॉप पर बैठ करके, उसको कम ऊर्जा वाला भोजन मिल जाएगा, तब भी काम चल जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति, बीमार व्यक्ति को सुपाच्य और हल्का भोजन मिलना चाहिए। अगर आप स्वस्थ अवस्था में, तो आपको एकदम परफेक्ट भोजन की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति, आपकी पैसा आपके पास कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, पैसा है कि नहीं, उसके हिसाब से भोजन बनाना चाहिए। अमीर और गरीब परिवार की आहार आदतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि अमीर लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं, गरीब लोग जो है सस्ते प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे भोजन में सारी चीजें मिल जाए। भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थिति भी, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं आहार जो है बैलेंस डाइट को। उत्तर भारत में गेहूं प्रधान है, दक्षिण भारत में चावल। उत्तर भारत में गेहूं और दक्षिण भारत में चावल मिलता है। धार्मिक मान्यताएं भी भोजन को प्रभावित करती हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप देखते हैं जो ब्राह्मण लोग हैं वो मांस मदिरा नहीं खाते हैं, कितना भी दुबले पतले हो जाए। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं भले दुबला पतला, लोग कहेंगे ये खा लो खा लो, मैं जीवन में नहीं खाऊंगा। ठीक है, प्रण है तो प्रण है। हमारा पूरा जो है गांव में कम से कम 45-46 घर ब्राह्मणों का जो है, लेकिन कोई नहीं खाता है। आगे देखिएगा, तो ऐसे ही हिंदुओं में बहुत सारी जातियां जो है नहीं खाती, बहुत सारी जातियां खाती हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, किसकी कोई खाता कोई नहीं खाता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रोटीन किसे कहते हैं, देखिए बेटा, प्रोटीन ग्रीक शब्द प्रोटी मतलब कि प्रोटियोस से बना है। इसका मतलब होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। यह जीवन का आधार है, क्योंकि शरीर की हर कोशिका, ऊतक और अंग में प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि ऊतकों का मरम्मत हुआ, ऊतकों का नवनिर्माण हुआ, प्रोटीन के द्वारा ही होता है। प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। प्रोटीन वह कार्बनिक जटिल यौगिक है जो अमीनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा, अमीनो अम्लों से मिलने से बना हुआ है कौन, प्रोटीन। शरीर के विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, शरीर की वृद्धि विकास में, निर्माण में, शरीर के मरम्मत करने में, ऊर्जा उनकी मरम्मत करने में, किसकी, कोशिका और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए, और शरीर को ऊर्जा भी देता है प्रोटीन, क्योंकि एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन इसलिए जरूरी है। प्रोटीन शरीर का वास्तुकार है। यह मांसपेशियों की ईंटें और जीवन की दीवारों का सीमेंट का काम करता है। शरीर जो पूरा ढांचा बना है प्रोटीन की वजह से ही बनता है। प्रोटीन कई प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन की अगर बात करें तो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं साधारण प्रोटीन।
खास करके उदाहरण के रूप में जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ये सब ऐसे प्रोटीन है जो अमीनो अमीनो से बने साधारण है। दूसरे प्रोटीन होते हैं आपके, दूसरे प्रोटीन है संयुग्मित प्रोटीन, प्रोटीन प्लस अन्य तत्व, खास करके कार्बोहाइड्रेट, वसा और धातु इसमें मिले रहते हैं प्रोटीन में, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये सब जो है प्रोटीन ही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और धातु तमाम सारे मिले हुए रहते हैं। ये होता है संयुग्मित प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण और संयुग्मित प्रोटीन के अपघटन से जो प्रोटीन बनता है उसको हम जो है व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेप्टीन हो गया, पेप्टोन हो गया, पेटियोज हो गया, ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन है जो कि इसके विघटन से बने हैं दोनों के। ये रहा प्रोटीन। आपका प्रोटीन का क्या काम है, प्रश्न परीक्षा में आता है। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के कार्य बताइए। देखिए प्रोटीन के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि पहला कार्य प्रोटीन का शरीर का निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग करना, हड्डियों का निर्माण, मांसपेशी का निर्माण, त्वचा और रक्त का निर्माण करना, ये सब प्रोटीन का ही काम होता है। इसके अलावा ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी सोर्स। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन चूंकि शरीर को हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस ऊर्जा प्राप्ति का सर्वाधिक उत्तम मतलब की साधन माना जाता है। ऊतक मरम्मत, रिपेयर ऑफ टिश्यू, चोट या रोग की स्थिति में नए नए ऊतकों का जो निर्माण होता है, टिश्यू सेल्स का निर्माण होता है, वो सब यही करता है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है बाबू, प्रोटीन, प्रोटीन ही करता है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन का निर्माण करने में भी प्रोटीन की भूमिका होती है। शरीर की रासायनिक क्रियाएं नियंत्रित करता है कौन, प्रोटीन जो होता है, एंजाइम और हार्मोन के माध्यम से। इसके अलावा प्रतिरक्षा शक्ति, एंटीबॉडी प्रोटीन ही है जो रोगों से हमको बचाते हैं, तो एंटीबॉडी प्रोटीन भी होते हैं जो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा परिवहन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को ढोता है, ठीक है। क्या करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ढोता है। इस तरीके से चीजें आपने क्लियर किया। ये तमाम सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है। 8वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा मानव शरीर में इसका क्या कार्य है बताइए। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की तो जीवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर के, कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो मुख्यतः ऊर्जा देते हैं शरीर को। सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा जो होती है यहीं से प्राप्त होती है शरीर को। शरीर के विभिन्न चयापचयी यानी कि मेटाबॉलिक कार्यों को संचालित करते जो चयापचयी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य जो होते हैं, जितने भी आपके मशीनें चलती, शरीर की जितने भी आपकी ऊर्जा खपत होती है, वो सारे काम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है। जैसे मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल होता है, ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट जीवन की बैटरी है जो हर गतिविधि को चार्ज करती रहती है हमेशा, ठीक है, चाहे वो आंतरिक काम करने को लेकर के चाहे बाहरी काम। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर लीजिए भैया। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हिट गलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक शर्करा यानी कि मोनोसैकेराइड, सरल शर्करा होती है, सीधी पचने वाली होती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज। फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है। ये होती है मोनोसैकेराइड, जिसमें जो है सरल शर्करा है और खास करके सीधी पचने वाली, इसमें पचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी शर्करा होती है भैया कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है 2 शर्करा यानी कि डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड की अगर बात की तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होती है 2 शर्करा के अणुओं से मिलकर के बनती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर के सुक्रोज का निर्माण हो गया। उदाहरण के रूप में सुक्रोज यानी गन्ना जो होता है, गन्ने का रस, लैक्टोज यानी दूध हो गया, ये सब 2 शर्करा है, ठीक है, यानी कि डाइसैकेराइड है। तीसरा होता है बहुशर्करा, पॉलीसैकेराइड, अनेक शर्करा अणुओं से मिलकर के बनते हैं। उदाहरण के रूप में स्टार्च यानी अनाज, सेलुलोज यानी सब्जियां तमाम सारी। तो स्टार्च अनाज हो गया, सेलुलोज हो गया सब्जियां, ये सब जो होते हैं बहुशर्करा यानी पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने उनके प्रकार को समझा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगला, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, सबसे पहली बात है। तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत यही है, प्राइमरी एनर्जी स्रोत होता है शरीर का यही। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। शरीर के लगभग 60 से 70% ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बाकी बची ऊर्जा प्रोटीन्स और वसा से मिलती है।
ठीक है। दूसरा प्रश्न, मस्तिष्क और तंत्रिका के लिए ईंधन, फ्यूल फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ग्लूकोज दिमाग का प्रमुख ईंधन है। दिमाग चलाने के लिए, पूरे शरीर में जितने भी यांत्रिक पार्ट है उनको चलाने के लिए ऊर्जा रूपी ईंधन की जरूरत पड़ती है, वो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके साथ साथ वसा का संचय करना हुआ फैट मेटाबॉलिज्म, वसा के सही पाचन में मदद करता है हमारा ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही। इसके अलावा प्रोटीन की बचत भी करता है कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? प्रोटीन की बचत करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग, यानी कि जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो प्रोटीन ऊर्जा देने के बजाय निर्माण कार्य में लग जाती है। तो अगर प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट कम है तो प्रोटीन आपकी खपत हो जाती है, तो आपका बॉडी नहीं बनती है। ऐसे में जब आप कभी भी ऊर्जा भी आपके अंदर है, प्रोटीन तो आपका प्रोटीन वो शरीर का निर्माण करेगा, आप मोटे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला, रासायनिक फाइबर की भूमिका, रोल ऑफ फाइबर, आंतों को स्वस्थ रखता है, कब्ज से बचाता है, तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की तमाम भूमिका हो गई। इसके अलावा तमाम प्रकार के और प्रश्न, विटामिन ए की प्राप्ति के साधन, विटामिन ए, तमाम प्रकार के और भी आपके नोट्स है। 10 नंबर, वसा तेल क्या होता है, ठीक है, प्रजनन अंग क्या है, मनुष्य के वर्तमान गृह विज्ञान में क्या भूमिका है, ठीक है, तमाम प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सारा चीज यहाँ पर आप देखिएगा। कुपोषण क्या है, सुपोषण क्या, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो ये सब लेक्चर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे साथ जुड़ना है या फिर इसका पीडीएफ जो है पहले मिल जाएगा, उस पीडीएफ में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लाइव क्लास तो आपने यूट्यूब पर देखी ली, इसके अंदर इसकी पीडीएफ जो हो जाएगी आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ देख करके फिर पढ़ लीजिएगा आराम से। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे, ठीक है। केवल 100 रुपए फीस में आपको होम साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, शिक्षा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की तैयारी, आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और इस स्कैनर पर किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके घर में कोई चलाता हो, आप दुकान से, बाहर से, कहीं से भी करवा सकते हैं फीस जमा, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लास की लिंक मिलेगी ग्रुप में जुड़ेंगे तो, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, इस कोर्स के अंदर की पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर विथ यानी साथ में आंसर भी होंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, और साथ ही साथ में आपके लिखित टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपने देखा इस मॉडल पेपर में देखा लिखित क्वेश्चन किस तरीके से मैंने रखे हुए हैं, कितना जबरदस्त तरीके से नोट्स है, ये सब आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। और ध्यान रखें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्ला डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत मेहनत करता है। और आप पिछले 7 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बीए के क्षेत्र में, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन 100% आने वाला है, बात ध्यान रखिएगा। आप अपने सीनियर बच्चों से पूछिए कि शुक्ला डिपार्टमेंट किस तरीके का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने जितने भी फोन है आपके घर में सबसे, और तुरंत आप जुड़िए। केवल 100 रुपए फीस में आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे चल करके आपको नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी करना है, होम साइंस अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए बढ़िया तरीका है, आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर? तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए बच्चे जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की तैयारी केवल और केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।